गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंकित है और फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस। आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया पिछले वीडियो में। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ाई जब आप करें ना तो उसमें मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई मज़े-मज़े में ही होता है ताकि आप मतलब मजबूत से मजबूत कंसेप्ट बना पाए और एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर लें। कल हम ये बात भी कर रहे थे कि धर्म और पंथ इसका अंतर समझेंगे आज। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र ऐसे क्यों आगे बढ़ रहा है, 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और धर्म बड़ा ही संवेदनशील भी मुद्दा है। आज का वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पिछला टॉपिक था धर्म और पंथ। मुद्दा ये था कि जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है और इसी संदर्भ में हमने बात किया था कि सबसे पहले हम समझेंगे, जाति समझ लिया था और ये प्रयास किया था हमने कि धर्म समझेंगे और एक और शब्द चलता है इसके समानांतर पंथ। तो क्या ये दोनों शब्द समान है या दोनों में कोई अंतर है? अगर अंतर है तो वो अंतर क्या है और ऐसा क्यों है कि जब भी हम भारतीय संविधान देखते हैं तो कई लोग जिक्र करते हैं धर्मनिरपेक्षता कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र किया गया है। तो क्या ये दोनों शब्द अलग-अलग हैं या एक हैं? अगर अलग-अलग हैं तो मतलब क्या है? तो पहले हम समझते हैं कि धर्म, धर्म क्या है? देखिए, पढ़ते हुए ना कई लोग गलती ये करते हैं कि वो पढ़ने लगते हैं तो समझते हैं कि बस पश्चिमी कल्चर ही पढ़ाई का एकमात्र माध्यम। अपने संस्कृति कल्चर को भी ध्यान से समझना चाहिए। उस रूट को आप नहीं समझेंगे तो कभी गर्व भी नहीं होगा अपने कल्चर पे, अपने देश पे। समझिए, धर्म, धर्म संस्कृत के धृ धातु से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। संस्कृत के धृ धातु से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना। अब सवाल यह है कि धारण क्या करें? क्या धारण करना है? तो हम सब जानते हैं कि धारण करने योग्य, जैसे एक श्लोक भी है कि धरति धारयति वा लोकम इति धर्म, अर्थात इस संसार में जो भी धारण करने योग्य है वो धर्म है। धारण करने योग्य क्या हो सकता है? सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, करुणा, यही तो धारण करने योग्य है। किसी की मदद करना, मतलब जो भी आपको इस दुनिया में नैतिक चीज दिखता है, नैतिक, मोरल, एथिकल, वो धारण करने योग्य है और वही धर्म है। मनु स्मृति जब आप पढ़ेंगे कभी या फिर देखेंगे तो मनु स्मृति में धर्म का परिभाषा बिल्कुल ही अलग दिया गया है। यहाँ धर्म धारण करने योग्य है, वहाँ जीवन पद्धति से जोड़कर धर्म की परिभाषा दी गई है। जीवन पद्धति से जोड़कर का मतलब है कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल, संस्कृति से बिल्कुल अलग रही है। हम धर्म को जीवन का हिस्सा मानते हैं। ये नहीं कि बस ये एक पारलौकिक कथा है। आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ही ऐसा चलता है कि जिस पे आपका विश्वास नहीं जमेगा, लेकिन धर्म ऐसा मुद्दा है जो आपको विश्वास दिलाता है, उसमें आस्था जगाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में धर्म न केवल आध्यात्मिक मुद्दा है, ये जीवन की पद्धति है। जैसे मनुस्मृति का एक श्लोक है, प्रीति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के कितने लक्षण? 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य रखना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, साफ सफाई से रहना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, हमारे संस्कृति में ये रहा है धर्म। अब अगर हम धर्म का ये मतलब ले, धर्म का अर्थ है धारण करना, नैतिकता को धारण करना, जीवन पद्धति को धारण करना, और अगर हम बोले कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत हो गया? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो ये होता है कि धर्म से तटस्थ रहना, धर्म से तटस्थता। तो अगर हम कहें कि धर्म से तटस्थ होना, तो हमारा तो धर्म जीवन पद्धति है, नैतिकता है। इससे तटस्थ कोई कैसे रह सकता है? और इससे अगर हम तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे तो फिर हम इंसान ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा गुण है नैतिक होना। वो समझता है नैतिकता अनैतिकता के बीच का डिफरेंस, इंसान ही समझता है।
तो क्या हमारा संविधान ये कह रहा है कि व्यक्ति को धर्म से विमुख हो जाना चाहिए? महात्मा गांधी का भी कथन है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, इसे जला देना चाहिए। तो क्या महात्मा गांधी कह रहे हैं कि धर्म एकदम आवश्यक चीज है, धर्म होना ही चाहिए, धर्म विहीन राजनीति? तो क्या महात्मा गांधी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहे थे कि धर्म विहीन राजनीति मतलब राजनीति धर्म के आधार पे हो? बिल्कुल नहीं है। वहां भी महात्मा गांधी का मतलब था धर्म अर्थात कर्तव्य, धर्म अर्थात कर्तव्य। तो क्या हमें कर्तव्य से विमुख रहना सिखा रहा है हमारा संविधान? बिल्कुल नहीं। हमारा तो संविधान सिखा रहा है कर्तव्य करना। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 क में 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो जो संविधान 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कर रहा है, क्या उस संविधान का उद्देश्य हो सकता है ये कहना कि आप धर्म से तटस्थ रहिए, और वो भी धर्म का ये मतलब कि कर्तव्य से तटस्थ रहिए, नैतिकता से तटस्थ रहिए? बिल्कुल भी नहीं। जबकि पश्चिम में ऐसी संस्कृति नहीं रही है, पश्चिमी संस्कृति हमसे बिल्कुल अलग रही है। पश्चिम में धर्म का अलग मतलब है। अब हम पश्चिम का धर्म का मतलब समझेंगे, फिर आप तुलना करके देखिएगा कि किसकी संस्कृति ज्यादा प्रगतिशील रही है। गर्व करना कहाँ से आप सीखेंगे जब तक अपने संस्कृति को जानेंगे नहीं। देखिए, धर्म को पश्चिमी संस्कृति में कहते हैं रिलीजन, कहते हैं रिलीजन। लैटिन भाषा के दो शब्द री प्लस लाइगियर से मिलकर बना है। री का मतलब आप सब जानते हैं पुनः, दोबारा, फिर से, और लाइगियर का अर्थ होता है जुड़ना। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिलीजन का अर्थ क्या हुआ, पुनः जुड़ना। किससे जुड़ना? सवाल ये है। रिलीजन अर्थात जुड़ना, पुनः जुड़ना। पुनः उसी से जुड़ेंगे जिससे हम पहले जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए, अब फिर उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो री शब्द आ रहा है। री शब्द जहां भी आएगा उसका अर्थ ही होता है फिर से। जैसे हम आपको अभी बोले कि री ओपन, क्या मतलब इसका आएगा? फिर से ओपन करना, फिर से खोलना। फिर आपको बोले री स्टार्ट, कि किसी क्षेत्र में मान लेते हैं कि हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं। क्या करेंगे? री स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करेंगे। का मतलब है कि री का अर्थ है पुनः, दोबारा। तो अगर लाइगेयर का मतलब है जुड़ना, री का अर्थ है पुनः, री लाइगेयर का मतलब हो गया पुनः जुड़ना। हम किससे अलग हुए थे? तो जब हम बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, ईसाई धर्म में बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक कहानी चलता है एडम और ईव का। आपको वो कहानी थोड़ा समझाते हैं, फिर आप अंतर कर पाएंगे। कहानी ये है कि ईश्वर ने एडम को स्वर्ग में भेजा। उनके यहाँ कुछ और कहते हैं, हम अपने भाषा में समझेंगे। स्वर्ग में भेजा, उनके लिए बहुत सारा चीज किया, और ईश्वर ने एडम को कहा कि देखो, खूब मौज मस्ती करो, पर वर्जित फल मत चखना। वर्जित फल चखने से मना किया कि वर्जित फल निषेध है, इसको मत चखना। अब कई लोग कहते हैं कि वर्जित फल का पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एडम के, या फिर जो आदम है, आदम के या एडम के एक एक्स्ट्रा हड्डी के पसली से जो एक्स्ट्रा था, उससे एक इंसान का इंसान तो कहना गलत होगा, ये धार्मिक कहानी है। एक ईव बनी, ईव लड़की थी, और ऐसा कहानी है कि ईव ने एडम को वर्जित फल चखने के लिए उकसाया, और एडम ने उसको चख लिया। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी बड़ा फेमस कंपनी है एप्पल। एप्पल का जो लोगो है, वो लोगो भी कैसा है? वो आधा कटा हुआ दिखता है। इसी बात का सिंबल है कि एडम ने वर्जित फल को चखा है, इसलिए वो आधा एप्पल है, पूरा नहीं है। तो वो अपने धर्म से इतने प्रभावित है कि अपना लोगो भी रखते हैं। तो हमें भी होना चाहिए। हम कल्चरल रिलेटिविज्म कल जो समझे थे उसको पालन करेंगे। हम क्यों एथनोसेंट्रिस्ट बने या जीनोसेंट्रिस्ट बने कि यही लोग महान हैं, लोग तो सपेरों का देश है, ये जैसे कहते भी थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत आगे रहे हैं। हाँ,
टेक्नोलॉजी में हम थोड़े पीछे रह रहे थे, इसका कारण है गुलामी और कोई कारण नहीं है। लेकिन आज हमने गति पकड़ी है और अच्छी खासी गति पकड़ी है और आगे बढ़ेंगे। तो एडम ने ईव के उकसाने पर वर्जित फल चखा। इससे नाराज होके इनके ईश्वर ने इनको लात मार के भेज दिया नर्क में। अब वो नर्क कहा जाता है कि वो धरती है, वो जगह ही धरती है। अर्थात इस कहानी के अनुसार क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऐसो आराम की जगह नहीं है, मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये एक तरह का जेल है जहाँ मनुष्य पाप के सजा भुगत रहा है। अब सोच के देखिए, एडम ने गलती किया, ईश्वर ने लात मारा, नर्क पहुंचाया। वो नर्क धरती है, धरती एक जेल है, यानी कि जेल में हम लोग रह रहे हैं। तो ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार हमको फिर से जेल से निकल के कहाँ जाना है? ईश्वर के पास। ईश्वर से हम पहले जुड़े हुए थे, उस ईश्वर से अलग हो। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर से हम उसी ईश्वर से जुड़ जाएं। तो इसी को तो कहते हैं रिलीजन। री प्लस लाई गियर, फिर से जुड़ना। फिर से किससे जुड़ना? ईश्वर से। ईश्वर से क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम जेल में हैं। जेल क्या है? धरती। जेल में आए क्यों? क्योंकि एडम ने वर्जित फल चखा है। तो पाप की सजा भुगत रहे हैं हम धरती पे, तो हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब देखेंगे कि ईसाई धर्म में होली डे का कंसेप्ट चलता है। होली डे का अर्थ ही होता है पवित्र दिन, लेकिन भारत में आते आते इसका मतलब हो जाता है छुट्टी का दिन। जबकि होली डे का मतलब क्या है? पवित्र दिन। इस चीज को लेकर पवित्र दिन। आज के दिन हम लोग क्या करेंगे? ईश्वर की प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपने जिस पाप का सजा हमें दिया है अब उसे माफ कीजिए और हमें फिर से अपने पास बुला लीजिए। इसलिए उस वे लोग एक हॉलीडे का कंसेप्ट रखे हैं। उस दिन प्रार्थना करते हैं, चर्च में जमा होते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ से आया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि पश्चिम में धर्म को रिलीजन कहते हैं। रिलीजन का अर्थ होता है री प्लस लाइक, अर्थात फिर से जुड़ना। फिर से किससे जुड़ना? आपको आंसर मिल चुका है, ईश्वर से जुड़ना। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हम धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं लेते, हम तो धर्म का अर्थ कर्तव्य लेते हैं, नैतिकता लेते हैं। तो हम इससे विमुख नहीं हो सकते। जबकि आधुनिक राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने की परिकल्पना करती है, प्रयास करती है और बनती भी है, और बहुत सारे देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। अब देखिए, पश्चिमी मान्यता के अनुसार धर्म से तटस्थ रहना ही धर्मनिरपेक्षता है। फिर से शब्दों पे जोर दे के बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। धर्म से तटस्थता पश्चिमी सभ्यता का मानना है, क्योंकि वहां धर्म का अर्थ है रिलीजन, वहां धर्म का अर्थ ईसाई, यहूदी ये होते हैं। जबकि हमारे यहाँ भारतीय कल्चर में धर्म का अर्थ धारण करना, नैतिकता, कर्तव्य ये सब आता है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि हमारा संविधान नैतिकता कर्तव्य से तटस्थ रहने को कह रहा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारतीय संविधान में बड़ा सोच समझ के शब्द लिखा गया है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता। अर्थात हम धर्म से तटस्थ नहीं, हम पंथ से तटस्थ रहेंगे। पंथ क्या है? नाम एक पंथ, सिख पंथ है। पंथ अर्थात एक पथ। पथ यानी रास्ता। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो आपको ईश्वर तक ले जाता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता होती है, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी कहानी होती है। वो चाहते हैं कि हम ईश्वर को इस माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कल हम समझे भी थे। कल के क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देखना मैंडेटरी है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस का जो मेरा क्लास होगा ना, पिछले क्लास से लिंक होगा और बहुत सारे शब्द मैं पिछले क्लास का यूज करूंगा। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको इस क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कौन सा कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म क्या है, अपनी संस्कृति को महान समझना क्या कहलाता है, दूसरे को ही महान समझना क्या कहलाता है। तो इसके लिए पिछला वीडियो भी देखिए और एक सीरीज में वीडियो आते जाएगा, आप सबको देखिए, आपका कंसेप्ट काफी बिल्ड होगा, मेरा विश्वास है। तो पंथ यानी रास्ता। रास्ता कहाँ जाने का? ईश्वर के पास। ये लोग भी कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर के पास ही जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग। लेकिन हम इस ईश्वर तक जाने के रास्ता से तटस्थ है, मतलब हमने ये तय बिल्कुल भी नहीं किया कि सबका एक ही रास्ता होगा, इस रास्ते पे चलो, इसी को मानना होगा, अंतिम सत्य यही है, कोई और सत्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं। सोचिए आप कि भारतीय संस्कृति कितनी महान रही है।
जो इसमें भारत में लगभग 8 धर्म के लोग रहते हैं और हम सबको कह रहे हैं कि भाई आपका भी रास्ता सही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी रास्ता सही है। हम सब अलग-अलग रास्ते से पहुँचेंगे एक ही जगह, मतलब मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। इससे ज़्यादा प्रगतिशील विचार क्या हो सकता है? अब देखिए कि इतना बेहतरीन हमारा धर्म का कंसेप्ट था, तो हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ हम इस जो संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस संप्रदाय को आप पंथ समझिएगा और अगर हम अब धर्म भी बोले तो आपको पंथ ही मान के चलना है। क्योंकि दोनों शब्द अब बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं कि दोनों शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे-कैसे आगे बढ़ा, हमारे लिए क्या महत्व है, उनके लिए क्या महत्व है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर लोकतंत्र में जाति और लोक धर्म अनेक हैं, विविधता है, तो ये लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? अब देखिए किसी भी क्षेत्र में ना तो केवल एक जाति के लोग रहते हैं, केवल एक धर्म के भाषा बोलने वाले लोग, ना एक क्षेत्र को मानने वाले लोग, अनेक सारी बहुत ही विविधता है। इस विविधता में सामंजस्य बैठाना ही लोकतंत्र है। तो आप बताइए इतने सारे धर्म, जाति के लोगों को एक साथ अगर लेके चल रही है कोई व्यवस्था, तो वो व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र। तो ऐसा लोकतंत्र काफ़ी प्रगतिशील होगी कि नहीं होगी? इसका जवाब होगा बिल्कुल होगी। क्योंकि इतने धर्मों के बीच, इतनी जातियों के बीच समन्वय बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। भारत दुनिया में इसलिए मैं कल कल कह रहा था कि भारत एक नायाब उदाहरण है। ऐसा उदाहरण आज तक बना ही नहीं। इसलिए हमें थोड़ा-सा और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जाति एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये लोकतंत्र को एक तो प्रगतिशील बनाती है, दूसरा लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? जब इसमें समाज के अनेक वर्गों की भागीदारी होगी। कल भी हमने बात किया था। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता में साझेदारी किस शासन प्रणाली में की जाती है? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जब सत्ता में साझेदारी की हम बात करते हैं, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जब हम सबका प्रतिनिधित्व लेंगे, सबका, इस बात से बिल्कुल तटस्थ होके कि वो किस जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर सबको प्रतिनिधित्व देंगे तटस्थ होके कि किस संप्रदाय का है, कोई मतलब नहीं। इंसान है, भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किस जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और इस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करती है संप्रदाय और जाति। यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? कल और आज मिला के 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट आया हो तो बिल्कुल पूछिए, अगले क्लास में आपको ज़रूर बताया जाएगा। कल एक डाउट आ रहा था और डाउट क्या था, मतलब एक शिकायत थी छोटी-सी कि राइटिंग को लेकर, तो पहली बार बोर्ड पे लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है। कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। आज मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा अच्छे से आपको दिखे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगा। अभी हम केवल फ़ोकस कर रहे हैं कंसेप्ट पे। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, देखिए इस क्लास को करने के बाद ना ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप किसी भी प्रश्न के आंसर देने योग्य ना रह जाएँ। सॉरी, आंसर देने योग्य ऐसा ना हो कि आप ना बन पाएँ। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं किसी भी प्रश्न का, 50-60 शब्द, मैक्सिमम 150 शब्द लिखना है, मैक्सिमम 150 शब्द लिखने के लिए तो भूमिका बनाएँगे, थोड़ा-सा मेन बॉडी, निष्कर्ष लिखेंगे, 150 शब्द हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को आप समझिए और घर पे देखिए ऑनलाइन का एक मतलब आप ये कहिए कि बच्चा ना डिसिप्लिन होके पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वीडियो है, कभी भी देख लेंगे। जब एक निश्चित समय पे आपको रोज़ वीडियो मिलता है तो आप उसी समय देख के उसको ख़त्म कीजिए। थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट के लेवल पे हम कहीं भी पीछे नहीं रहने देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके गिरफ्त में होगा, तो समझने का प्रयास कीजिए और घर पे आप आंसर लिखिए। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपसे नहीं लिखा जाता है, अगल-बगल में किसी आइए चेक करवाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, पीडीएफ सेंड करवा दीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर मिला ही हुआ है लिंक, अब भेजिए आंसर लिख के। अगर आपका आंसर चेक नहीं कोई कर पा रहा है तो कहाँ गलती आ रही है। अब देखिए एक मुद्दा है कि लिंग भेद। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? क्या होता है? परिवर्तित। किसके आधार पर? लिंग भेद के आधार पर। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। देखिए सबसे पहले आप सब जानते होंगे लिंगानुपात।
लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स मिलता रहे। आप साथ में ना जब भी क्लास करें तो कॉपी पेन लेके बैठे, मजाक में क्लास ना करें, क्लास मजाक ना बनाए, क्योंकि बहुत ही सीरियस होकर आपको अच्छा कंसेप्ट बताया जा रहा है। मेरा बिल्कुल फोकस, आप भी बोर हो जाते होंगे कंसेप्ट, कितना कंसेप्ट बोलते हैं, पर क्या करें, हम रटवा नहीं सकते ना। सोशल साइंस को लेके मिथ ये है कि सोशल साइंस में खूब लिखा जाता है, खूब याद कराया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनने समझने वाला सब्जेक्ट है। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आपको कोई भी चीज नया मिलेगा, आप तुरंत उसको नोट करेंगे, ये आपके लिए ही बेनिफिशियरी होगा। लिंगानुपात क्या है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। देखिए, इससे बेहतर यूट्यूब पे तो आपको क्लास, मतलब मान के चलिए कि लगभग नहीं ही मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन लगभग इसलिए बोल रहे हैं कि मिल भी सकता है। अगर हम लिंग का राजनीति पर प्रभाव, लोकतंत्र पे प्रभाव देख रहे हैं, तो देखिए आपको हम ये भी बता रहे हैं कि लिंगानुपात क्या है, लिंग क्या है, कैसे कैसे समाज में लिंग के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी, मेरा दावा है आपसे। अब देखिए, लिंग लिंग का जब भी हम बात सुनते हैं, हमारे मन में जनरली दो लिंग आते हैं, पुरुष और एक स्त्री। जनरली तृतीय लिंगी भी आते हैं, तो अब बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ये कहते हैं। तो हम जनरली ये दो लेंगे, इन दोनों का समझेंगे। जबकि लिंगन, जब हम लिंग की बात करते हैं तो उनको भी मान्यता देनी चाहिए। कुछ लोग मिथ ये करते हैं, मतलब मिथ क्या, गलत करते हैं। उनको लगता है कि बस स्त्री और पुरुष होना ही सबसे बड़ा चीज है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उनको अधिकार बहुत सारे नहीं दिए जाएंगे। जबकि ये सभ्य समाज की निशानी नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज का मतलब वो है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जैसा होने की स्वतंत्रता दे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए सामने वाले को भी, वो कुछ ऐसा कृत्य ना करे जिससे दूसरे को नुकसान हो। लेकिन अगर कोई अपने लिंग में है, किसी भी क्षेत्र में है, वो अपने हिसाब से खुश है, तो हमको क्या दिक्कत होना चाहिए? कुछ नहीं। तो लिंग सुनते ही हमारे मन में दो लिंग है। अब इसमें आप देखेंगे ना, पुरुषों का सदैव से वर्चस्व रहा है, स्त्रियां कमजोर स्थिति में रही है। स्त्रियों को शुरू से ही लगभग शिक्षा की का भी अधिकार नहीं था। आज भी ये मिथ धारणा, देखिए इतना गलत धारणा चलता है कि तो एक वस्तु समझा जाता है, और दुनिया में सबसे खराब स्थिति है जब किसी को आप वस्तु की तरह ट्रीट करें। ये बहुत ही खराब स्थिति है। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, बताइए। आज अगर कार का एडवर्टीजमेंट हो, पोस्टर लगता है, कार का एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर लगेगा, और पोस्टर पे कौन होगी? क्यों? अगर कार का एडवर्टीजमेंट है तो पोस्टर पे स्त्री ही क्यों होगी? क्योंकि हमारा समाज स्त्री को वस्तु समझता है, समझता है कि स्त्री का केवल अधिकार और उसकी विशेषता है सुंदर होना। वो सुंदर होने के लिए अभिश्रापित है। ये समाज कैसे बदलेगा? धीरे धीरे बदलेगा, उम्मीद करते हैं शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बेहतर होगा बदलेगा। किसी भी चीज का आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, एक आता है वो रेजर का, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, जो जिससे दाढ़ी बनाते हैं, रेजर ही कहते हैं शायद। उसका प्रचार है, कौन आ रही है? स्त्री। किसी भी चीज का प्रचार, स्त्री आ रही है। कोई मीम्स वायरल होगा, आप देखिए ज्यादातर मीम्स अगर बनेगा कोई, स्त्री पे बनेगा। क्यों? क्योंकि स्त्री का हमारे समाज में बहुत ही कमजोर स्थिति, स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया है। और जब यही स्त्री अपने अधिकारों का मांग करती है, तो दिक्कत होना शुरू होता है। कि कल भी हमने कहा था कि जिसको विशेषाधिकार प्राप्त है, वो कभी भी चाहेंगे ये नहीं कि उनका विशेषाधिकार जाए। अब देखिए, जब स्त्री मांग की तो अब लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? अब स्त्रियों को भी अधिकार देना पड़ेगा। हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन
और 74 संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और पंचायती राज और नगरपालिका का प्रावधान किया गया। राज नगरपालिका का प्रावधान किया गया, और इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई। प्रतिशत आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई। ये स्व है, इसको जाना समझे, लिखने का थोड़ा सा ही देते हैं। तैतीस प्रतिशत आरक्षित सीट महिलाओं के लिए किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं ने लगातार मांग की कि आखिर पुरुषों की ही बात क्यों हो, महिलाओं के अधिकार कहाँ गए। महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पुरुष और महिला दोनों से चलती है। दोनों को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलने चाहिए, कुछ नैसर्गिक अधिकार मिलने चाहिए, इसके साथ संवैधानिक अधिकार भी मिलने चाहिए। पुरुष महिलाओं से कम नहीं है। ये देखते हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। अब कितनी अच्छी बात है कि जिस लोकतंत्र में हम कहते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी हो, उस लोकतंत्र में अगर महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इससे लोकतंत्र मजबूत ही होगा, इससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। अगर आप महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं, इंग्लैंड में भी 20वीं सदी में महिलाओं को अधिकार मिला। सऊदी अरब में तो हाल फिलहाल में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू किया गया है, महिलाएं गाड़ी भी चला सकती हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी चला सकता है। बिहार में तो ड्राइविंग लाइसेंस घर में बैठे बैठे बनता है, अलग स्टेट में। ये प्रशासनिक गलती है, गलती ही बोलेंगे कि प्रशासनिक निष्क्रियता है कि घर में बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे देश अब आके, आप सोचिए कितना लेट आके महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया है। अगर महिलाओं को समाज में अधिकार मिलता है, संवैधानिक अधिकार मिलता है, तो इससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। और कैसे प्रभावित हो रहा है? सकारात्मक तरीके से। और यही अगर अधिकार ना दिया जाए तो नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा, समाज में हिंसा बढ़ेगी, कत्लेआम होगा। क्योंकि जिसको अधिकार नहीं मिलेगा वो चाहेंगे कि हमको अधिकार मिले, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त हो वो चाहेंगे मेरा अधिकार बना रहे। इसी में आपसी संघर्ष होगा, मतभेद होगा, हिंसा होगी। इस तरह से लोकतंत्र प्रभावित होता है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसको लेकर बिल लाया गया है। अभी वो लागू नहीं हुआ है, लागू होगा आगे। तो क्या मैं आपको समझाने में सफल रहा? ये आप 50-60 शब्दों में इसका आंसर लिख पाएंगे? लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? जब भी लिंग भेद होगा, लोकतांत्रिक व्यवहार प्रभावित होगा। एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए, क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं कि कोई जनजाति है, ठीक, यहाँ आपको बताया जाए, अगर आपको लगे कि ठीक नहीं बताया गया, आप गूगल करके देखिएगा। हो सकता है कि हमसे भी गलती हो, नहीं, गलती होती है, इंसान से ही होती है, और हम आपको यहाँ समझाने आए हैं, तो हम बस समझाने का प्रयास करेंगे। कोई गलती हो तो आप जरूर बताइएगा, उसको सुधार लेंगे। एक जनजाति है, उसका नाम शायद खस है। खस जनजाति, आप गूगल करके देखिएगा। हो सकता है कि जनजाति का नाम कुछ और हो, आप हमको करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, अगर यही है तो ठीक है। खस जनजाति है, उसमें एक प्रथा ये चलती है ना, अगर एक परिवार में 3 पुरुष हैं, पुरुष को हम लिख लेते हैं एम, मान लेते हैं 3 पुरुष है, तीनों की शादी जो होगी केवल और केवल एक स्त्री से। जबकि हम तो बात करते हैं कि एक पुरुष पे एक महिला होनी चाहिए। आदर्श समाज तो ये होता है, तो फिर ये कौन सा समाज है? बात यह है कि आदर्श समाज का निर्धारण कौन कर रहा है? हम आप, जिसको अधिकार प्राप्त है। क्योंकि हमारा मानना है कि एक पुरुष पे एक महिला होनी चाहिए। सही भी है, जनरली ऐसा होता भी है। लेकिन इधर इनका भी अगर आप तार्किक आधार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है। देखिए, किसी भी चीज को ना तर्क की कसौटी पे कसिए, क्योंकि आधुनिकता का पहचान ही ये है। आप कितने आधुनिक हैं और हैं कि नहीं है, का पहचान यही है कि आप किसी चीज को तर्क के आधार पे उतार के देखते हैं कि नहीं। तर्क के कसौटी पे आप किसी भी चीज को अगर कसने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आप आधुनिक हो चुके हैं।
इनका मानना ये है कि एक पारंपरिक इनका मानना है, जिसको आप सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यता कह सकते हैं, कि ये कहते हैं खस जनजाति के लोग कि हम लोग पांडव के वंशज हैं। और पांडव के वंशज का क्या है कि पांडव 5 थे। 5 थे। इन पांचों की शादी भी एक स्त्री से हुई थी, आप जानते हैं, तो द्रौपदी। तो ये तो इनका धार्मिक मानना है, धार्मिक परंपरा है, मान्यता है कि हम क्योंकि पांडव के वंशज है, तो पांडव में 5 पुरुषों की शादी एक स्त्री एक महिला थी द्रौपदी। तो हम भी अगर 3 भाई है 5 भाई है तो हमारी एक स्त्री से होगी। लेकिन जब आप इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे, भूगोलवेत्ता ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोग, ज्योग्राफी और समाज का अध्ययन करते हैं, उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो उनको एक चीज मिला, भौगोलिक आधार। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भौगोलिक आधार क्या है? क्या केवल धार्मिक आधार समाज को प्रभावित करता है? जवाब है नहीं। धार्मिक तो है ही, सामाजिक आधार भी होते हैं, सांस्कृतिक आधार होते हैं, भौगोलिक आधार होते हैं, ये सब कारक है समाज को चलाने के। भूगोल में ये देखा गया कि उस वो समाज पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। अब वहाँ कृषि योग्य भूमि कम है। आपके ज्योग्राफी वाले आदित्य सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आपको कृषि चैप्टर भी पढ़ाया है, काफी बेहतर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप कृषि समझते होंगे क्या है क्यों है, और भारतीय अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान ही रही है। तो अगर उस क्लास को आप ठीक से समझे हुए हैं तो कृषि पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो वो क्लास आप देख ले, फिर लौट के आए। तो भारत में वो जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ कृषि योग्य भूमि की संख्या कम है। अब अगर परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य है, इसमें 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष है, चारों की शादी हो गई, चारों की शादी हो गई, एक एक एक। अब इन चारों के अगर 2-2 बच्चे हो गए मान लेते हैं। अब बताइए, जो भू जोत का आकार यहाँ 4 पुरुषों पे मान लेते हैं कि 20 कट्ठा था, हमारे यहाँ कट्ठा कहता है, अलग राज्य में अगर कुछ और कहते होंगे तो आप वो ध्यान दे लीजिएगा, बीघा कहीं एकड़ कुछ भी आप मान लीजिए, बस 20 पे ध्यान रखिए। थोड़ा एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, इस पे मत उलझिएगा कि क्या होता है, कुछ भी होता हो, बीघा होता हो, एकड़ होता हो, हेक्टेयर होता हो, कुछ भी मान लीजिए, बस 20 समझिए। तो 4 पुरुषों पे 20 था, तो सबका 5-5 आया हिस्सा, 5-5-5-5। लेकिन यही 5-5 जब बटा, फिर 2-2 इनका बच्चा हुआ, तो ये कितना पे आएगा? 2.5-2.5। आप देख रहे हैं कि एक तो कृषि योग्य भूमि पहले से ही कम है, ऊपर से अगर सबका अलग अलग शादी होने लगे, सबका अलग अलग बच्चा होने लगे और बंटवारा होने लगे, तो इसकी संख्या तो और कम हो जाएगी। और जब इसकी संख्या और कम हो जाएगी तो इससे उत्पादन कार्य बाधित हो जाएंगे। और उत्पादन कार्य बाधित हो जाएंगे तो उनका उत्पादन जीविकोपार्जन का साधन है, वो जीविकोपार्जन के लिए उत्पादन करते हैं। तो इससे उनका समाज, उनकी संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी, वो रह नहीं पाएंगे, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। अपने संस्कृति, अपने समाज को बचाने के लिए ये समाज ऐसा कहती है कि हम 4 पुरुष हो तो भी एक महिला से, 5 पुरुष हो फिर भी एक महिला से शादी। ये भौगोलिक कारक है। अब बताइए, अब तार्किक दृष्टिकोण से अब देखिए कि क्या भूगोल और समाज के अध्ययन करने वाले लोगों ने सही व्याख्या इसकी की? फिर बिल्कुल की, सही व्याख्या की। और इससे मेरा मानना है कि आप भी संतुष्ट होंगे, मैं तो अग्री हूँ ही कि हो सकता है। लेकिन प्रत्येक समाज को चलाने के लिए धर्म की जरूरत होती है, आस्था की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत है, इसलिए उन्होंने इसे धर्म से लिंक कर दिया ताकि अच्छा लगे। अच्छा बुरा का फैसला करने वाले हम आप कौन होते हैं? कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक समाज का दबाव होता है, और ये दबाव अपने आप काम कर, इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं चलती, हम आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी समाज का दबाव रहता है हम पे। आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि आप कितना भी फ्रीडम चाहिए, कुछ ना कुछ दबाव है, समाज का, परिवार का, घर का दबाव रहता ही है। तो ये भौगोलिक आधार काफी सही लग रहा है। तो अगर ऐसा है और इनको हम अधिकार भी दिए जा रहे हैं, तो इससे लोकतंत्र भी तो मजबूत हो रहा है, इससे लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं है।
अब आप देख सकते हैं कि लिंग भेद के आधार पे भी लोकतंत्र काफी मजबूत होता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पे जब आप इन सबों में एक चीज अगर बनाने में सफल रहें, जिसको कहते हैं सामंजस्य, जो कि भारतीय परंपरा इसमें महारत हासिल की, तो लोकतंत्र बिल्कुल शासन का सफल मॉडल है। लोकतंत्र शासन का बिल्कुल सफल मॉडल है। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट आया हो तो निसंदेह आपका ही यूट्यूब चैनल है हाई स्कूल स्टडीज, मतलब क्या कहते हैं ना, अधिकार से डालिए क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि अभी हम डेटा में, फैक्ट्स में ना उलझे। पहले कॉन्सेप्ट बनाए, फिर फैक्ट्स जहाँ डालेंगे वहाँ डल जाएगा, इसमें ना उलझे। तेज होने का, ब्रिलियंट होने का निशान ये कतई नहीं है कि आपको कितना ज्यादा डेटा याद है। डेटा याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदारी विकसित होनी चाहिए। आप अच्छे इंसान बनने चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, इससे आप बेहतर बनते हैं, ना कि डेटा याद है। बहुत सारा डेटा याद है और कोई वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, आप उसको चिढ़ा रहे हैं, आप उसका लाठी खींच लिए, लेके भाग गए, पत्थर चला दिए, गाली देते हैं आप बहुत ज्यादा। ये समझदार होने का निशानी नहीं है, ये तेज होने का निशानी नहीं है। इसलिए डेटा पे बहुत ज़्यादा अटकेंगे नहीं, केवल और केवल समझदारी विकसित करेंगे, आंसर लिखेंगे और लास्ट में आप डेटा के लिए भी परेशान ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, उसके लिए अलग से एक सीरीज आएगा और विश्वास कीजिए कि आपका सारा क्वेश्चन उससे हल हो जाएगा, उस एक सीरीज से। अगर हल, जैसे मुझे नहीं पता कि अभी कितना क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, पर एक चीज समझ लेते हैं थोड़ा, कि अगर मान लेते हैं कि सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हो, उदाहरण के लिए, ध्यान न लग जाए कितना है आता है, उदाहरण लेते हैं कि 80 क्वेश्चन आता है, तो अभी तक जो ट्रेंड रहा है कि 50% क्वेश्चन बनाने होते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे, उसमें से 50% बनाने होंगे, तो 40 आपको बनाने होंगे, बनाएंगे। तो अभी जो हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें मेरा मतलब विश्वास है, मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इस 80 प्रश्न आने वाले में से लगभग 60 प्रश्न, बहुत कम मैं कह रहा हूँ, 70 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 का दावा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं बोलूंगा, ज्यादा फेंकने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। फिर भी मिनिमम लेके चलते हैं कि उस 80 प्रश्न में 60 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से आपके रेंज में हो। उसके लिए कहीं ना किताब उठाइए, अगर किताब आप पढ़ना चाहें तो पढ़े, बिल्कुल, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है समय कम है, क्लास से ही चाह रहे हैं कि अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ले, अगर हम दूसरा सब्जेक्ट को देंगे, बिल्कुल आप दीजिए, निश्चिंत होकर, विश्वास रखिए हम पे। तो 80 प्रश्न में 60 प्रश्न बिल्कुल आपके रेंज में होगा, जो आपको याद होगा, अगर आप क्लास को करेंगे, याद करेंगे, जो होमवर्क दिया जाएगा करेंगे, सीरियसनेस दिखाएंगे तब। अब 60 अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं बनाना है 60 में, आपको आ 60 रहा है, 40 बनाना है, तो लिखा रहता है ना कि किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे, आप कहेंगे कि किन्हीं 40 का उत्तर चेक कर ले। ऐसा कॉन्फिडेंस कि आप एग्जामिनर को बोले कि भाई किसी भी 40 का चेक कर ले, मुझे तो 60 आता है, 80 में से 60 आता है, बनाना 40 ही है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा बहुत अच्छा, और फिर आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। एग्जाम असल में स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस हवा में है, कि कुछ आता जाता नहीं है, कॉन्फिडेंस है एग्जाम देंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है ना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। बड़ा ही थीन लाइन होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, रहना नहीं है, ठीक से पढ़ना है, समझना है, अच्छे मार्क्स भी लाना है। एक बात है, बड़ा फेमस एक फ्रेज भी चलता है ना कि एक पेपर, मतलब कागज का टुकड़ा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, एक मार्कशीट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। अगर आपका विश्वास हो कि हमको आईआईटी देना है 10th 12th के बाद, आईआईटी का क्राइटेरिया आप, फिर आप आईआईटी दे पाएंगे, वहां जाके आप कहिए अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, नहीं कर सकता, वो आपका सुनेगा नहीं सुनेगा, आप डायलॉग मारते रह जाएंगे। अगर मार्क्स लाया जा सकता है अच्छे से पढ़ के समझ के, तो डायलॉग नहीं मारे, बिल्कुल अच्छे से पढ़े, मेरा विश्वास है। बाकी आपकी अपनी मान्यता हो सकती है, मैं थोपने का प्रयास नहीं कर रहा, पर अगर मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं, लाना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए कि नहीं अच्छा नहीं लाएंगे फिर भी हम ठीक है। तो खैर वो आपकी हो सकती है, पर मैं ये कह रहा हूँ 80 में 60 आपको आएंगे, आपको बनाने 40 है, आप पूरे क्वेश्चन बना पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले मुद्दे की ओर, देखते हैं कितना समय बचा रहा।
एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। द लास्ट इस टॉपिक का एक लास्ट मुद्दा हम समझ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी एक आध मुद्दा है, आपका डाउट आएगा तो वो हम ले लेंगे। कह रहा है कि सामाजिक विभाजन, शब्द पे गौर करते चलिए। सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। आपका आदत होना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है आप मान लें, आप उसको तर्क से देखें ऐसा क्यों है, कहाँ तक उचित है, कितना सही है, ऐसे ही नहीं मानना है, आप करके देखिए ना। कह रहा है कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। कैसे? देखिए, राजनीतिक दल, समाज कैसे बटा हुआ है? कल से एक ही चीज, बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। एक चीज पढ़िए, हर जगह अप्लाई करते रहिए। अब हम पूछे कि सामाजिक विभाजन कैसे है, किस आधार पे है, आप दनादन बताएंगे। धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, यही तो है सामाजिक विभाजन। अगर ये सामाजिक विभाजन है, ये सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन कैसे बन जाती है? चुनाव का माहौल है, ठीक से समझते हैं। यही सामाजिक विभाजन जो जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे, भाषा, क्षेत्र, राजनीतिक विभाजन कैसे बढ़ती है? तो आपको पता है कि अभी चुनाव का माहौल भी है बिहार में, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को जीतने के लिए इन सामाजिक विभाजनों का प्रयोग करती है। हालांकि गलत तौर पे चुनाव आयोग इसके लिए मना करता है कि आप चुनाव जीतने के लिए जाति धर्म जैसे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, का मुद्दा विकासात्मक होना चाहिए, ना कि ये। लेकिन फिर भी वास्तविकता देखिए, सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। अगर आप सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हैं तो फिर आप महान हैं। जबकि राजनीति कहा जाता है कि राजनीति एक गंदी जगह है। आप सुने भी होइएगा, राजनीति शब्द इतना ऐसे मतलब नकारात्मक अर्थ में प्रचलित हो गई है कि आप इसके लिए ऐसा सुनते होंगे कि आजकल वो बहुत राजनीति करता है। इसका मतलब है कि गलत करता है, किसी के साथ बुरा किया, गलत किया, अच्छा नहीं किया। जबकि आप कभी नहीं सुने होंगे कि आजकल वो बहुत अर्थशास्त्र करता है, आजकल वो बहुत फिजिक्स करता है, केमिस्ट्री करता है। आपको खुद हंसी आ रहा होगा कि ऐसा होता नहीं है, जबकि राजनीति होता है। तो राजनीति ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि हमारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, आदर्श बहुत अच्छा है। दो चीज हम बाद में आपको समझाएंगे अगले क्लास में या जब भी मौका मिलेगा, एक साधन और एक साध्य। यहाँ एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आगे देखेंगे। साधन का मतलब क्या हुआ? रास्ता। कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लेते हैं कि न्यू दिल्ली जाना, तो कौन कौन सा रास्ता है? अनेक रास्ता हो सकता है। तो साधन यानी कि रास्ता और साध्य यानी कि मंजिल। साधन यानी कि रास्ता, साध्य यानी कि मंजिल, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो राजनीति क्या है? राजनीति एक साधन है। हमारा साध्य क्या है? समाज को बेहतर बनाना, को बेहतर बनाना, ये हमारा साध्य है। लेकिन ये साध्य इतना पवित्र, इतना अच्छा होने के बावजूद भी हम साधन गलत प्रयोग कर लेते हैं। राजनीतिक दल गलत साधनों का प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी तो कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, जबकि कुछ ऐसे भी फिलोसफर है जो कहते हैं कि साधन कुछ भी हो, अगर साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र हो। तो अलग अलग विचारक अपना अपना मत देते हैं। आपको मान नहीं लेना है किसी भी विचारक का कि विचारक कह रहे हैं तो ये बहुत विद्वान है, हम मान लेंगे। ये हमारी आपकी भी मान्यता है, हमारा आपका भी समझ है। जो चीज अच्छा लगेगा, तार्किक लगेगा, उसको मानेंगे। साधन और साध्य दोनों बेहतर है, महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन राजनीति में ये दिखती नहीं है। राजनीति में दिखती है कि साधन कुछ भी हो, साध्य बेहतर होना चाहिए, ये उद्देश्य होता है। लेकिन फंसता कहाँ है मैटर? इस उद्देश्य इतना बेहतर है लेकिन साध्य गलत का प्रयोग करने के बावजूद भी, साधन गलत प्रयोग करने के बावजूद भी साध्य बेहतर हो ही नहीं रहा है। भारत में राजनीति ऐसे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना हित है और वे अपने हित की पूर्ति करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर भी सत्ता में साझेदारी, सत्ता, पावर। पावर आखिर होता क्या है? एक व्यक्ति ने, फिलोसफर है, उन्होंने कहा पावर का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी से उसके मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य करवा ले तो पावर है।
भी लग रहा है। पावरफुल होने का यही तो मतलब है कि आप किसी को बोले कि एक गिलास पानी लेके आओ और वो बोल दे कि नहीं लाएँगे और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आपको अफ़सोस हुआ कि क्या बोले यार, हम तो बोले थे नैतिकता के आधार पे कहीं ला देगा, लेकिन उसने पढ़ा है, शक्ति पढ़ा है, पावर पढ़ा है। एक रॉबर्ट ग्रीन नाम के राइटर हैं, उनका बुक है पावर। हिंदी में भी ये बुक आता है, शक्ति के 48 नियम। वो जब आप पढ़ेंगे मिल जाएँगे, क्योंकि उसमें राइटर नैतिकता की बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद वाला चाणक्य नीति। कुछ भी हो साम, दाम, दंड, भेद लगाइए, शक्ति अर्जित कीजिए। तो जो पावर का खेल होता है ये राजनीति में आपको देखने को खूब मिलेगा। अब देखिए इस आधार पे सामाजिक विभाजन है, ये राजनीतिक विभाजन बन जाती है कैसे? जब राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज को बाँटना शुरू कर देते हैं। जैसे आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि धर्म खतरे में है, हम धर्म को बचाएँगे। बड़ा-बड़ा श्लोक भी देंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगी। और कुछ लोग भावनाओं में जनता बड़ा भावुक होती है, जनता की कोई गलती नहीं है, जनता इमोशनल होती है। लेकिन राजनीतिक दल, उसके नेता इमोशनल नहीं होते, वे बड़ा ही लॉजिकल सोचते हैं और बड़ा ही अपने ही केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी नीति अपनाया जाए वो अपनाएँगे। इसलिए हमको देखना क्या है? देखना यही है कि राजनीतिक दल के साथ भावनाओं में नहीं बहना है। जैसे वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने हित की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे ही हमें भी केवल और केवल देखना है कि हमारा आपका समाज बेहतर कैसे बने। धर्मो रक्षति रक्षितः वाला जो कांसेप्ट है, हम पालन करेंगे, क्यों नहीं पालन करेंगे? अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं कि धर्म का क्या अर्थ है, कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पितृधर्म, पुत्र धर्म, ये तो हमारे कल्चर में रहा है। भारतीय संस्कृति समाज में ये चीज़ विद्यमान है। छात्र धर्म, शिक्षक धर्म, पितृधर्म, मातृ ऋण, ऋण भी आता है कि हमारे ऊपर कर्ज भी है, माता-पिता का सेवा करना, है ना? शिक्षकों का आदर करना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए जहाँ गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, कबीर भी कहते हैं, कबीर भी गुरु की महिमा की बखान करते हैं। खैर लौटते हैं फिर से टॉपिक पे। देखिए पढ़ने के लिए बहुत है और जब आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ों को समराइज़ करेंगे, इतना आपको खुशी महसूस होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट ना आपस में रिलेटेड है। आप फिलॉसफी बीच में ला रहे हैं, साइकोलॉजी ला रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इतिहास भी समझ रहे हैं, अर्थशास्त्र का भी एग्जाम्पल आ रहा है। फिर जो पढ़ने का मज़ा है ना वो मज़ा कहीं है नहीं। नहीं तो मैं क्या करता, पीडीएफ बनाता, 4 लाइन लिखता, वही पढ़ता, सुना देता, आपको पीडीएफ भिजवा देता, क्लास खत्म। देंगे, ठीक से समझेंगे। तो पढ़ रहे हैं ना, कुछ बड़ा करना है, समझना है। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद कुछ हाथ लगा। ये नहीं हुआ कि जो सब जगह मिल रहा है वो मिल, ब्रांड ऐसे ही तो बनता है। तो राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए जाति और धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं और उस पे लोगों को लामबंद करने का प्रयास करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, वोट लेते हैं जिससे उनका हित पूरा होता है। तब जाके ये सामाजिक विभाजन जो जाति धर्म के आधार पर ये राजनीति जाती है। क्या आप कंसेप्ट को ठीक से समझ पाए? अंत में आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, बिल्कुल स्पष्ट है, जो-जो समझाया गया है बिल्कुल समझ में आ गया है, अब मेरा भी पढ़ाया सफल होगा। क्योंकि देखिए, मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक नहीं विद्यार्थी हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, फिर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको भी वैसे ही ठीक से समझाया जाए। बस इतना ही, आप विद्वान मान के मत चलिएगा कि बस ये अंतिम विद्वान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पढ़ूँगा, आपको समझाऊँगा, आपको जो समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे। अगर मुझे भी मान लीजिए नहीं आ रहा हो, मैं फिर से उसे पढ़ूँगा, देखूँगा, कहीं न कहीं से तो देखूँगा ही, आप आएँगे, समझाया जाएगा लेकिन। तो इस तरह से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन बन जाती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। होप कि आपको सारा टॉपिक ठीक से समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़े और आपका आपके लिए और ही बेहतर कंटेंट और बेहतर टीचर की भी व्यवस्था की जाए और प्रत्येक सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।